दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया यूट्यूब चैनल पर। आपकी साइंस की क्लास नंबर आज 3rd है, जो कि आप भागीरथ बैच के अंतर्गत क्लास आप फिजिक्स की पढ़ रहे हैं। साइंस में फिजिक्स की क्लास पढ़ रहे हैं और आज आपकी तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने ये बताया था कि राशियां क्या होती हैं, यानी कि व्हाट इज क्वांटिटीज। राशियां क्या होती हैं, राशियों से संबंधित बातें बताई थी। दूसरी क्लास में हमने आपको बताया उनके मात्रकों के बारे में, और ये पहले ही चैप्टर पे तीसरी क्लास है। इसमें हम आपको बताएंगे मापक यंत्रों के बारे में। ठीक है, तो ये तो अपनी भूमिका हो गई। अब आपको एक खास बात ये बता दें कि इस क्लास को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्यों ध्यान से पढ़ना है? क्योंकि आरआरबी की जो परीक्षाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा जो पहले चैप्टर से जो सबसे ज्यादा टॉपिक आया है वो मापक यंत्र ही पूछे गए हैं कि किस यंत्र से कौन सी चीज मापी जाती है, या इस चीज का मापने का यंत्र कौन सा है, ऐसे करके क्वेश्चन। तो आज आप सभी यंत्रों के बारे में जानेंगे अच्छे से, उनके डिटेल में। ठीक है, कि कौन यंत्र क्या चीज मेजर करता है। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और शानदार तरीके से साइंस को पढ़ते रहें, इंजॉय करते रहें। निश्चित ही आपको आनंद आएगा और सीखने को भी बहुत मिलेगा और आप अपने लक्ष्य को पाएंगे भी। बिना देरी किए हुए हम सीधे क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, आ जाइए। तो ये देख पा रहे हैं आप, क्या है? वैज्ञानिक उपकरण और उनका उपयोग, यानी कि वैज्ञानिक उपकरण कह दो चाहे मापक यंत्र कह दो। ठीक है, तो पहला है ये आपका अमीटर। क्या नाम है इसका? अमीटर। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि अमीटर किसको नापता है। तो अमीटर विद्युत धारा की शक्ति को मापता है। किसको मापता है? अमीटर विद्युत धारा की शक्ति को मापता है। शक्ति का मापन अमीटर करता है। ये अमीटर का चित्र आपके सामने है, ऐसा होता है अमीटर। अमीटर अब विद्युत धारा की शक्ति तो मापता है, लेकिन कहाँ पे कब इसका इस्तेमाल होता है? तो हम आपको बता दें कि घरों में जब कोई लाइन चेक करनी होती है तो वहां अमीटर लगा के लाइन चेक करते हैं। ठीक है, और अमीटर को एम्पियर मीटर नाम से भी जाना जाता है। कभी क्वेश्चन घुमा दे, अमीटर ना कह दे तो एम्पियर मीटर कह सकता। अब धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो इसलिए इसका नाम धारा को मापता है, और धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। तो इसका नाम एम्पियर मीटर भी बन जाता है। क्या बन जाता है? एम्पियर मीटर। ठीक है, इसी का नाम एम्पियर मीटर है। ये घरों में जब यूज होता है या किसी परपथ में यूज होता है अमीटर, तो अमीटर हमेशा किसी भी परपथ में हमेशा समांतर श्रेणी क्रम में यूज होता है। किस क्रम में यूज होता है अमीटर? अमीटर को परपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में यूज करते हैं। और वोल्ट मीटर को परपथ में हमेशा समांतर क्रम में यूज करते हैं। तो ये एक पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसका प्रयोग किस क्रम में होता है? श्रेणी क्रम में इसका इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दो होते हैं क्रम, एक तो समांतर क्रम में लगाओ प्रयोग करते हैं, और दूसरा क्रम होता है श्रेणी क्रम। तो इसका उपयोग कैसे करते हैं? हमेशा श्रेणी क्रम में, परपथ के साथ श्रेणी क्रम में इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, जब बहुत छोटी धारा मापनी होती है, बहुत छोटी धारा, वहां पे माइक्रो या मिली अमीटर का भी प्रयोग करते हैं। छोटी धारा मापने के लिए, छोटी धारा का मापन करने के लिए, मापन के लिए कौन सा? माइक्रोमीटर, माइक्रो अमीटर या मिली अमीटर,
मिली अमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अमीटर के बारे में हो गया। क्या क्या हुआ अमीटर के बारे में? अमीटर धारा मापने का एक यंत्र है। ठीक है, अमीटर क्या है? धारा मापने का यंत्र है। इसको एम्पियर मीटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्पियर मीटर भी। ये परपथ में श्रेणी क्रम में इस्तेमाल किया जाता है हमेशा परपथ के साथ। किस क्रम में? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अमीटर का उपयोग परपथ में किस क्रम में करते हैं? तो श्रेणी क्रम में इसका उपयोग करते हैं। और ये अमीटर में जब छोटी धारा मापनी हो तो अमीटर की जगह मिली अमीटर या माइक्रो अमीटर यूज करते हैं। बस अमीटर की तरह होते, बस उनका ये है कि वो थोड़े से थोड़े पाठ्यांक को भी माप सकते हैं, इतनी उनमें विशेषता होती है। माइक्रो और भी कम, मिली अमीटर से छोटी धारा को मिली अमीटर और उससे भी कम धारा को माइक्रो अमीटर नापता है। ठीक है, तो अमीटर उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अमीटर धारा को मापने वाला यंत्र है या धारा की शक्ति को मापने वाला यंत्र है। ये बना हुआ है आपका अमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या होता है? तो अल्टीमीटर ये एरोप्लेन की ऊंचाई को मापने वाला यंत्र है। आप याद कैसे रखेंगे कि अल्टीमीटर, ये देखो अल्टीमीटर लगा हुआ है। अल्टीमीटर से इसका प्रयोग हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आप याद कैसे रखेंगे कि अल्टीमीटर का हवाई जहाज की ऊंचाई मापने का प्रयोग? तो क्या होता है कि अभी आपने सुना होगा कि इजराइल पे ईरान ने अटैक किया। ठीक है, तो या एक देश दूसरे देश पे अटैक करते ही रहते हैं, करते रहते हैं। तो जब एक देश दूसरे देश पे अटैक करता है तो उस देश के विमान दूसरे देश के ऊपर उड़ने लगते हैं तो वो सामने वाला देश समझ जाता है कि हमें अल्टीमेटम दिया जा रहा है और ये देश अल्टीमेटम दे रहा है, हमसे अटैक करने वाला है। तो अल्टीमेटम से अल्टीमीटर। ठीक है, हवाई जहाज ऊपर आके उड़ने लगे, मंडराने लगे, तो हम लोग क्या कहते हैं कि यार हमें लगता है कहीं युद्ध छिड़ गया, युद्ध का अल्टीमेटम है। तो हवाई जहाज और अल्टीमेटम, तो हवाई जहाज ऊंचाई पे उड़े, इसका मतलब किससे? अल्टीमेटर थे। तो अल्टीमेटम से अल्टीमीटर बना हुआ। ऐसे ऐसे आप को रिलेट करके याद कर सकते हैं। कैसे? कि हवाई जहाज जब किसी देश के ऊपर मंडराने लगते हैं तो ये मानो कि उस देश को अल्टीमेटम मिल गया, तो अल्टीमेटम तो अल्टीमीटर हो गया। ठीक है, अच्छा, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक वैरो अल्टीमीटर, ठीक है, एक रेडियो अल्टीमीटर, एक वैरो अल्टीमीटर, एक रेडियो अल्टीमीटर। लेकिन इनके प्रकारों से ज्यादा चर्चा नहीं होगी। अल्टीमीटम जहां लगा हो अल्टीमीटर, तो वहां समझ लो कि हवाई जहाज की ऊंचाई मापते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अगला है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या करता है कि वायु की गति, ये देखो एनीमोमीटर ऐसा यंत्र होता है, ऐसे ऐसे रेगिस्तान आदि में वहां लगे होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि वायु की गति का पता लगाते हैं और वायु का दाब का पता लगाते हैं। तो जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं उन्हें आइडिया लग जाता है कि आगे मौसम की संभावना क्या है, कैसी रहने वाली है। तेज हवाएं चलने वाली हैं, नॉर्मल हवाएं चलने जानी है, कोई तूफान आने वाला है। तो ये सूचना कौन दे देता है? एनीमोमीटर। ये एनीमोमीटर है, तो ये वायु की गति और वायु के दाब को मापता है। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता अपना ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र। ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता नापता है। ये क्या होता है कि जैसे हम ऑडिशन वगैरह लेते हैं, ऐसे इसको रिलेट करो कि ऑडिशन वगैरह जब होता है तो उसमें हमें ये पता करनी होती है कि जजेस लोग ये पता करते हैं कि जो यहाँ पे ऑडिशन देने आया बंदा, तो वो जो सर गा रहा है,
सिंगिंग कंपटीशन होता है जैसे, तो वो गा रहा है, तो उसमें गाने में वो कितनी प्रबलता की, कब ध्वनि, कब उतार चढ़ाव, कैसे स्वर दे रहा है, तो उसकी बारीकी से वो जांच करते हैं। तो ये ऑडियोमीटर क्या करता है, कानों की इंद्रियों को उत्तेजित करता है, उत्तेजित करने का काम करता है। ऐसे भी कान उत्तेजित तो होते हैं, लेकिन उतने बारीकी से उत्तेजित नहीं होते, थोड़ा व्यवधान रहता है। लेकिन ये जब कानों में लगा दिया जाता है तो ये सेंसिटिव ज्यादा होता है, तो थोड़ी भी प्रबलता ज्यादा है उसको भी मेजर कर लेगा, थोड़ा कमी आएगी उसको भी मेजर करेगा, थोड़ा ज्यादा स्वर में आवृत्ति बदलेगी, स्वरों को हाल मेजर करेगा। तो कुल मिला के आप कह सकते हो ऑडियो मीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। तो ऑडिशन में ध्वनि का तो काम है, जब सिंगिंग कंपटीशन में ऑडिशन लिया जाता है सिंगिंग का, तो वहां क्या होता है, तो ध्वनि का काम है, तो ध्वनि की तीव्रता कौन, ऑडियोमीटर, याद रहेगा। आगे आ जाऊं, बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। वायुमंडल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, तो ये किससे नापा जाता है, बैरोमीटर से। यहाँ तीन बातें होती हैं। बैरोमीटर का पाठ्यांक, वाट जैसे ये बैरोमीटर आपका बना है, तो इसका पाठ्यांक, बैरोमीटर का पाठ्यांक यदि धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ रहा है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, यानी कि अधिक की ओर जा रहा है, तो क्या है, तो मौसम साफ रहने वाला है। तो मौसम, मौसम कैसा रहने वाला है, तो मौसम साफ रहने वाला, साफ, एकदम क्लियर। ठीक है। यदि धीरे धीरे नीचे उतर गिर रहा है, पाठ्यांक डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, नीचे उतर रहा है, ठीक है, तो क्या होने वाला है, तो आंधी आने वाली है। या धीमे धीमे नीचे उतर रहा है तो वर्षा होने वाली, सॉरी, वर्षा, वर्षा होने वाली है, होने वाली है, ठीक है। और यदि तेजी से नीचे उतर रहा है, तेजी से, एकदम डाउन हो रहा है, तेजी से नीचे जा रहा है, तेजी से नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो क्या होगा, तो फिर आंधी और तूफान के साथ वर्षा, आंधी तूफान, आंधी तूफान, ठीक है, आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। तो ये तीन स्थितियां होती हैं बैरोमीटर में। यदि पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो मौसम साफ होगा, धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, डाउन हो रहा, कम हो रहा, तो बारिश होने की संभावना, तेजी से नीचे जा रहा है तो आंधी और तूफान के साथ बारिश हो सकती है, आंधी तूफान आ सकता है, ठीक है। तो ये बैरोमीटर से क्या होता है, वायु दाब मापा जाता है। क्या नापा जाता है, वायु दाब मापा जाता है। बैरोमीटर, वायु दाब। ऐसे कोरिलेट ऐसे करोगे कि एक मूवी में हीरो ने उसके ऐसे कान पकड़ के दबा दिए ऐसे तेजी से, हैं, तो जैसे ही ऐसे दबाए संजय दत्त ने, ऐसे पकड़ के ऐसे, तुरंत वो बहरा हो गया, तो दाब से बैरो हो गया, बैरो हो गया, बहरा तो बैरो हो गया, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से बहरा हो जाता है, तो बैरोमीटर हो गया, ठीक है। तो ये आप ऐसे को रिलेट कर सकते हैं। अब बोलोमीटर आता है। बोलोमीटर क्या होता है, सूर्य से जो प्रकाश आता है, सूर्य से जो प्रकाश आता है वो कई प्रकार की तरंगों के रूप में आता है, ठीक है, उसके अंदर कई प्रकार की तरंगें होती हैं। कहा तो उन सबको मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें, लेकिन उनके अंदर कई तरंगें होती हैं, कहा जाता है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगें कहा जाता है। लेकिन उसके अंदर कौन कौन होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों में, तो उसमें होती है एक्स किरणें, गामा किरणें, गामा किरणें, ठीक है, दूसरी होती है एक्स किरणें, एक्स किरणें, ठीक है,
तीसरी होती परावैंगनी, परावैंगनी, ठीक है। चौथी होती है दृश्य, दृश्य, जिनसे हमें दिखाई देता है। आगे होती है पांचवी अवरक्त, अवरक्त। ये चीजों को, अवरक्त चीजों को गर्म करती हैं, अवरक्त चीजों को गर्म करती हैं। अब इसके बाद होती है लघु रेडियो, लघु रेडियो। फिर इसके बाद होती हैं दीर्घ रेडियो। कौन सी? दीर्घ रेडियो, दीर्घ रेडियो। तो ये आपकी तरंगा होती हैं। तो ये अवरक्त किरणें जान गए। सूर्य के प्रकाश में आने वाली जो किरणें हैं, सूर्य की जो प्रकाश में आने वाली किरणें हैं, उन्हीं का एक भाग है अवरक्त किरणें। इनका काम क्या होता है? ये चीजों को गर्म करती हैं। सूर्य का प्रकाश आता है तो चीजें गर्म होती हैं, प्रकाश जब पड़ा रहता है। तो इन्हीं का काम होता है। अलग अलग चीजों का अलग अलग काम होता है। जैसे परावैंगनी का है, वो चीजों में चमक पैदा करती हैं। अवरक्त का काम है, अवरक्त चीजों को गर्म करती हैं। दृश्य का काम है, ये वस्तुओं को देखने में मदद करती हैं। ठीक है, ऐसे सबके काम होते हैं। फिलहाल तुम्हें अवरक्त की बात है, तो अवरक्त चीजों को क्या करती हैं? गर्म करती हैं। अब बताओ, तुम्हें धूप में खड़ा कर दिया जाए, 1 घंटे में तुम गर्म हो जाओगे? जब अवरक्त किरणें पड़ेंगी गर्म हो जाओगे, सो तुम बोलोगे पानी पानी पानी। कब बोलोगे? तो पानी। अवरक्त की वजह से बोलने लगे तुम। तो अवरक्त काय से? बोलोमीटर से। अवरक्त काय से? बोलोमीटर से नापी जाती है। अवरक्त तरंगों को मापने के लिए किसका इस्तेमाल? अवरक्त जब पड़ेंगी तो तुम बोलने लगोगे, तो बोलोमीटर हो गया। अवरक्त जैसे ही पड़ी तुम बोल उठे हाय राम कितनी गर्मी है। अवरक्त जैसे ही पड़ी तुम बोल उठे हाय राम कितनी गर्मी है। तो अवरक्त तरंगें, बोलोमीटर। अब आता है इनका उपयोग, जिनका? दूरबीन का। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो सबको याद होगा, इसमें क्या याद कराना है। दूरबीन बचपन में लेके आते थे, वो थोड़ी खिलौने वाली, तो उससे क्या होता था? थोड़ी दूर, जितनी दूर वस्तु होती थी उससे ज्यादा दूर देख सकते थे। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। तो दूरबीन से क्या होता है? दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। ये दूरबीन आपकी बनी हुई, इसको क्यों कुछ याद करने में ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। आगे होता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से क्या होता है? ये ऊष्मा की मात्रा, ऊर्जा की मात्रा को नापता है कैलोरीमीटर। जैसे कहा जाता है कि मजदूरी करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन इतने कैलोरी, इतने दिमागी काम करने वाले व्यक्ति को इतने कैलोरी। तो यहाँ ऊष्मा की या ऊर्जा की मात्रा को मापती है कैलोरी। कैलोरीमीटर किसका काम करती है? ऊर्जा की या ऊष्मा की मात्रा को मापती है। जो बिस्किट के पाउच होते हैं, खाद्य चीजों की जो पाउच होते हैं, उसमें लिखा रहता है कि इतने चीज को खाओगे, इसका एक पैकेट, तो ये इतने कैलोरी ऊर्जा देगा या इतनी कैलोरी ऊष्मा देगा। तो इसका मतलब ऊष्मा की मात्रा या ऊर्जा की मात्रा किससे मापी जाती? कैलोरीमीटर से। समझ में आ गया? तो ऊष्मा या ऊर्जा की मात्रा कैलोरीमीटर से। ये आपका बना हुआ कैलोरीमीटर। आगे आते हैं, आगे आता है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम का क्या काम होता है? तो ये कार्डियोग्राम हृदय की गतिविधियों का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। कार्डियो तो तुम जानते हो हृदय से संबंधित है। कार्डियोलॉजी जैसे कानपुर में बनी है, तो वो हृदय रोग संस्थान है। ठीक है, तो कार्डियो हृदय से संबंधित है। अब हृदय में कि रक्त का कहीं धक्का तो नहीं बन रहा है हृदय में, इसकी जांच के लिए कि हृदय के जो चैम्बर हैं वो सब सुरक्षित हैं, हृदय में कच्छ होते हैं वो सुरक्षित है, हृदय में बाल्ब होते हैं उनकी अवस्था कैसी है, इन सब की जांच कार्डियोग्राम से होती है। किससे होती है? कार्डियोग्राम से होती है। तो ये ऐसा है, ये इसका कार्डियोग्राम का जो ग्राफ रहेगा वो ऐसा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आता है डायनमो। डायनमो का काम क्या है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या हुआ? यांत्रिक ऊर्जा होता है कि मैकेनिकल एनर्जी इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब होता है
कि किसी भी वस्तु की गति के कारण, किसी चीज की गति के कारण एनर्जी बने, विद्युत ऊर्जा बने, तो गति के कारण जो कार्य होता है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य है। तो गति के कारण किसी चीज की अवस्था में परिवर्तन या गति के कारण जो कार्य होता है वो यांत्रिक कार्य या यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। उस यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत बना देता है ये कौन? डायनमो। जनरेटर जो होता है घरों में तुम्हारे, तो जनरेटर में डायनमो ही लगा होता है। तो ये क्या होता है कि पहिया घूमता है, पहिया घूमता है उस जनरेटर का, उसमें तुमने तेल डाल दिया, चालू कर दिया, पहिया घूमने लगा। अब वो यांत्रिक कार्य हुआ, उससे बिजली बनी, फिर तुमने पूरी घर में लाइटों में वो लाइन चली गई बिजली की, तो सब बल्ब पंखे सब जलने लगते, जनरेटर चालू हो गया। तो ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को काय में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये पूछा जाए ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये फैराडे के, ये जो डायनमो है वो फैराडे के विद्युत चुम्बकी प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुम्बकी प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है कौन? डायनमो। किस सिद्धांत पर? विद्युत चुम्बकी प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना, विद्युत चुम्बकी प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो विद्युत मोटर होती ये डायनमो का जस्ट उल्टा काम करती है। ठीक है, विद्युत मोटर, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो विद्युत मोटर जो होती है, विद्युत मोटर, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलती है? को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में। वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है विद्युत मोटर। ये काम विद्युत मोटर का है। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा होता है। तुम कहो विद्युत मोटर कहाँ इस्तेमाल होती है, तो ये पंखा में मोटर ही लगी होती, जो घर में आपके फैन लगे होते, चाहे टेबल फैन हो, चाहे ऊपर वाले फैन हो, सीलिंग फैन हो, सब में कौन सी लगी होती? विद्युत मोटर लगी होती। ठीक है, तो ये काम हो गया। ये विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये देखो डायनमो का चित्र बना हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है डायनेमोमीटर। ये डायनेमोमीटर है, ये थोड़ा इससे अलग है। ये विद्युत ऊर्जा को नहीं, ये विद्युत शक्ति को मापता है। वो एक से यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये विद्युत की शक्ति को मापता है, विद्युत की शक्ति को। अभी एक हमने बताया था ऊपर, धारा की शक्ति को कौन मापता है? तो वो अमीटर, वो करंट की शक्ति को अमीटर, लेकिन ये विद्युत की शक्ति को मापता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? डायनेमोमीटर। डायनमा नहीं, थोड़ा अलग है, डायनेमोमीटर होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाएं। इलेक्ट्रोस्कोप, ये तो आप लोग समझते ही होंगे। इलेक्ट्रोस्कोप का क्या है कि ये आवेश की स्थिति का बताता है, आवेश की उपस्थिति को बताता है कि किसी वस्तु पे पॉजिटिव आवेश है कि निगेटिव आवेश है। उसकी प्रकृति भी बताएगा, पॉजिटिव है निगेटिव है, या कितना है तो पॉजिटिव है तो कितना है, निगेटिव है तो कितना। यानी कि आवेश की प्रकृति और आवेश का परिमाण दोनों बताता है। तो आवेश किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन ही पे तो आवेश होता है, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन से बना है इलेक्ट्रो, तो इलेक्ट्रॉन को देखने वाला स्कोप ऐसे कह दो तो इलेक्ट्रोस्कोप हो गया। इलेक्ट्रॉन को जो देखेगा इसका मतलब आवेश को देखेगा, तो आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला इलेक्ट्रोस्कोप। ये देखिए यंत्र है। नेक्स्ट आगे आता है एंडोस्कोप। एंडोस्कोप क्या होता है? एंडोस्कोप क्या है? एंडोस्कोप शरीर के आंतरिक भागों को, शरीर के अंदर के भाग जैसे लीवर है, किडनी है, गुर्दा है, इन सब चीज की जो शरीर के अंदर हमारे भाग हैं
उनकी वीडियो भी बनाता है और उनकी पिक्चर कैप्चर करता है। ये क्या होता है, एक नली की समान संरचना होती है, ये आप देख रहे होंगे। इसमें यहाँ कैमरा लगा होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये नली लगभग 2 मीटर लंबी होती है, 2 मीटर। ये बहुत पतली होती है, 1.5 सेंटीमीटर करीब व्यास की। ये अंदर डाल दी जाती है मुंह के थ्रू, और ये अंदर जाती है और इसमें इधर लेंस लगा होता है। तो ये अंदर जिस पार्ट में पहुंचती है वहां का चित्र लेती हुई, और बाहर ऐसे मॉनिटर लगा होता है, उसमें चित्र को दिखाई देता है। तो कहाँ कोई ये शरीर के अंदर का कोई अंग डैमेज है, खराबी है, कुछ गड़बड़ी है, तो उसका ये चित्र सामने ले आता है। इसका नाम क्या है, एंडोस्कोप। एंडोस्कोप सर्जरी आदि करने में ये बहुत काम करता है। जो डॉक्टर लोग होते हैं उन्हें एंडोस्कोप से पूरा दिखाई देता रहता है, और वो उस हिसाब से सामने मॉनिटर में देखते रहते हैं, उस हिसाब से वो अपना इंस्ट्रूमेंट से काम करते रहते हैं। तो ये एंडोस्कोप बहुत ही आवश्यक, यानी कि कह दो बहुत ही डॉक्टरी लाइन का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो शरीर के आंतरिक भागों की जांच के लिए एंडोस्कोप का काम होता है। आगे आओ, अब ये आता है का फेदोमीटर। समुद्र की गहराई किससे नापते हैं, तुमने पढ़ा होगा। तो समुद्र की गहराई नापते हैं तो फैदम से नापते हैं, ठीक है। ये फेदोमीटर है। समुद्र की गहराई जो होता है उसका मात्रक होता है फैदम। फैदम है, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है, ऐसे समुद्र की गहराई का फैदम। लेकिन फैदम को नापने वाला, यानी कि महासागरों की गहराई को नापने वाला, तो वो फेदोमीटर हो गया। यानी कि समुद्र की गहराई को काहे में नापते हैं, फैदम में, लेकिन जो नापता है उसका नाम होता है फेदोमीटर। समुद्र की गहराई किससे नापी जाती, फैदम में नापी जाती, फैदम उसका मात्रक होता है, और उस यंत्र का नाम फेदोमीटर। ये आपका फेदोमीटर लगा हुआ चित्र है फेदोमीटर का, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाओ, आगे आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये बना हुआ, ये भी अमीटर की तरह ही है, जो हमने बताया था अमीटर, जो धारा की शक्ति को नापता था। लेकिन इसमें एक अंतर है, ये अमीटर जो होता है वो धारा के मान को, उच्च मान को माप सकता है, लेकिन ये धारा के बहुत कम मान को मापता है, या तो फिर माप नहीं पाता तो उसका प्रमाण ये बता देता कि हाँ धारा यहाँ उपस्थित है, मापेगा तो बहुत कम मान को, ठीक है। तो ये तुमने टेस्टर आदि में देखा होगा, तो उसमें जो धारा की उपस्थिति बताता है, तो उसमें इसी का छोटा रूप बना के लगा हुआ होता है। तो कम परिमाण की विद्युत धारा को कौन मापता है, गैल्वेनोमीटर मापता है। गैल्वेनोमीटर कम परिमाण की विद्युत धारा को मापता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे आता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर ये देखो, ये हाइड्रोमीटर का काम क्या है, ये कोई भी पदार्थ है, उसका तरल पदार्थ है, उसका आपेक्षिक घनत्व नापता है कि पानी की तुलना में वो कितना गाढ़ा है, कितना गाढ़ा नहीं है। आपेक्षिक घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है तरल पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। तो ये पानी के सापेक्ष नापता है कि कितना ये गाढ़ा है, पानी की तुलना में 1.5 गुना 2 गुना कितने गुना गाढ़ा है। कौन, हाइड्रोमीटर। हाइड्रो पानी से संबंधित होता है, तो ये पानी के सापेक्ष नापा जाता है, इसलिए इसका नाम है हाइड्रोमीटर। पानी से तुलना होती है तो इसलिए इसका नाम है हाइड्रोमीटर, ठीक है। तो तरल पदार्थों की विशिष्ट गुरुत्व या कह दो सापेक्ष घनत्व, सापेक्ष घनत्व, आपेक्ष घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व, तीनों बातें एक ही है, उनको नापता है कौन, हाइड्रोमीटर। यहाँ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, ये हाइड्रो है और इसके आगे वाला हाइग्रो है। हाइग्रो यहाँ पे यहाँ पे हाइग्रो है, ग्रो, और वहां पे ड्रो है, ड्रो। बस अंतर किसका है, बस अंतर जी का है और डी का है। तो हाइग्रो और हाइड्रो, तो ड्रो में है वाटर और ग्रो में है आप सापेक्षिक आर्द्रता। ये आर्द्रता होती है, आर्द्रता नमी,
सामान्य वायु की तुलना में यहाँ की वायु कितनी आर्द्र है, कितनी नमी युक्त है। तो वहां देखो जल से तुलना थी, यहाँ वायु से तुलना है। तो जल के लिए ड्रॉ आता है, वायु के लिए ग्रो आता है। ठीक है, क्योंकि जल ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे याद रखोगे, रिलेट करा दे। जल ऐसे छोड़ोगे तो डाउन में जाएगा, तो ड्रो होता है जल में, और वायु छोड़ोगे तो ग्रो ऊपर जाएगी, तो ग्रो होता है। तो वायु के सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती, जल के सापेक्ष घनत्व। तो जल में हाइड्रो होता है और वायु में हाइग्रो होता है। दोनों याद हो गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर ये दूध की शुद्धता को नापता है। वैसे भी दूध में ये पूछा जाए क्या पाया जाता है, कौन सा वो तत्व, तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक। तो लैक्टिक अम्ल को मापने वाला दूध की शुद्धता, दूध शुद्ध ज्यादा होगा तब जब उसमें लैक्टिक अम्ल ज्यादा होगा, और लैक्टिक अम्ल को कौन नापेगा, लैक्टोमीटर। तो दूध की शुद्धता यानी कि लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल को कौन नापेगा, लैक्टोमीटर, इससे नापा जाता है। ऐसे आपको रिलेट कर सकते हैं, दूध की शुद्धता लैक्टिक अम्ल से, और लैक्टिक अम्ल को मापेगा कौन, लैक्टोमीटर मापेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनोमीटर, ये मैनोमीटर होता है, ये गैसों के दाब। अभी एक आप बताइए, एक हमने वायु दाब कहा था, वायु दाब, वायु दाब कहा था। तो वायु दाब के लिए कौन था, बैरोमीटर। वो वायु का दाब नापता था, वायुमंडल का दाब, वायु का दाब नहीं, वायुमंडल का दाब। ठीक है, लेकिन ये गैसों के दाब को नापने के लिए अलग यंत्र है, इसका नाम है मैनोमीटर। मैनोमीटर, ये देखो बना हुआ, ये गैसों का दाब नापता है, और वायुमंडल का दाब नापता है, तो वो बैरोमीटर होता है। ठीक है, तो ठीक, आगे आ जाओ। माइक्रोस्कोप, ये तो जानते ही होंगे। माइक्रोस्कोप में क्या होता है, छोटी छोटी वस्तुओं को, माइक्रो मतलब बहुत सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता बड़ा करके, छोटे छोटे बैक्टीरिया, छोटे छोटे विषाणु, हाँ, ये इससे माइक्रोस्कोप से। तुमने देखा होगा कभी पैथोलॉजी वगैरह में गए तो इसको रखा देखा होगा, यहाँ से बैक्टीरिया आदि का पता किया जाता है। तो ये तुम्हें ये चित्र वाला ये मशीन मिली होगी। तो छोटी वस्तुओं या जीवों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है, माइक्रोस्कोप का। अब आ जाओ ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है भाई, ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी नापी जाती है। ओडोमीटर से क्या नापा जाता है कि वाहन ने कितनी दूरी तय की, वो नापा जाता है। ठीक है, आगे अभी आएगा वाहन की स्पीड नापने का। यहाँ स्पीड नहीं है, वाहन द्वारा चली दूरी को नापा जाता है, दूरी का मेजरमेंट करता है। दूरी यहाँ पे बताता है इतने इतने इतने, 10,000 चल गई, 5,000, तो वो जो बताता है वो ओडोमीटर होता है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, एक अभी आएगा वाहन की स्पीड नापने का, उसको क्या कहेंगे, स्पीडोमीटर। ये पहले पढ़ लो। ये देखो वाहन की गति को, ये ऐसे जो घूमता रहता है ऐसे, ये वाहन की गति नापता है। तो गति नापने के लिए स्पीड, गति को स्पीड कहते हैं, तो स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर। स्पीड के लिए स्पीडोमीटर, और ओडोमीटर क्या है कि वाहन की, ओडोमीटर से वाहन की दूरी, कितनी दूरी तय की, ये ओडोमीटर से, लेकिन कितनी स्पीड से चल रहा है, ये स्पीडोमीटर से। ठीक है, अब गाड़ी आड़ी खरीदते हैं सेकेंड हैंड, तो वहां देखते हैं कि 10,000 चली है, 50,000 किलोमीटर चली, तो वो ओडोमीटर से। अब जो, लेकिन जब उसको दौड़ा रहे हैं तब स्पीडोमीटर से। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो मुझे लगता है समझ में आ गई होगी बात। हाँ, तो फिर वहीं पहुंचते हैं। अब इसके बाद आओ, ये है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का कौन काम होता है, ये जो पनडुब्बी वगैरह होते हैं, गोताखोर वगैरह होते हैं, ये पेरिस्कोप लिए होते हैं। तुमने देखा होगा कि ये लोग गोताखोर बहुत बहुत दूर नीचे नीचे चले जाते हैं। ठीक है, जब जब तुम्हारे जो समुद्री
जो पनडुब्बियां होती हैं वो इधर उधर वो काफी दूर चली जाती। तो भाई वो पानी के अंदर कैसे जाने कि ये कौन देश की सीमा है, हम कहाँ पार करके कहाँ नहीं आए। कहीं नीचे के तो उन पे तो यह पता नहीं है कि कौन सा एरिया है, कैसा एरिया है। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, पेरिस्कोप रखते हैं। तो पेरिस्कोप ऐसे पानी के बाहर, ऐसे एंटीना नुमा ऐसे पानी के बाहर रहता है। तो ये यहाँ से ऊपर की जल की सतह की ऐसी फोटो कैप्चर करता रहता है और नीचे भेजता रहता है। तो नीचे के लोग जो उसमें है या वो है, तो वो ये देखता रहता है कि ये कहाँ पे ये चल रहा, अब हम किधर मुड़ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कहाँ पहुंच गए, कहाँ नहीं पहुंच गए। तो पेरिस्कोप से समुद्र तल के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए, पेरिस्कोप का प्रयोग समुद्र तल से कहाँ की वस्तुएं, ऊपर की वस्तुएं देखने के लिए, ऊपर के दृश्य देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब आता है फोटोमीटर। फोटान सुना है शब्द, फोटान। फोटान क्या होता है हम बता दें। प्लांक ने फोटान सिद्धांत दिया था। प्लांक ने बताया कि जो सूर्य का प्रकाश आता है ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आता है। छोटे छोटे बंडल्स होते हैं, जिन बंडलों का नाम उन्होंने फोटान दिया। और उन बंडलों का, प्रकाश की उन बंडलों का नाम उन्होंने क्या दिया, फोटान। तो उन फोटान को जो मापेगा वो फोटोमीटर होगा। तो प्रकाश की तीव्रता प्रकाश से संबंधित है, तो प्रकाश की तीव्रता किससे नापी जाती, फोटोमीटर से नापी जाती। अब जितना वो फोटान में जितनी तीव्रता होगी, फोटोमीटर फोटान की तीव्रता बताएगा, और फोटान में जितनी तीव्रता होगी वही प्रकाश में तीव्रता होगी। तो प्रकाश की तीव्रता किससे नापी जाती है, प्रकाश की तीव्रता के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो फोटान। और फोटान किससे, फोटोमीटर से। तो वो एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं। ऐसे याद रह जाएगा, थोड़ा कोशिश आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, एक दो बार पीडीएफ से इनको रिवाइज करना पड़ेगा आपको। इसका उपयोग सेल के विद्युत वाहक, कौन, पोटेंशियोमीटर। सेल में विद्युत वाहक बल का मान, विद्युत वाहक बल का मान ये मापने के लिए, इसके आगे लगा वाहक बल है, लेकिन हमने बताया था पहली क्लास में ये बल नहीं है, असल में ये ऊर्जा होता है। एकांक आवेश को पूरे परपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता। उस बल का मापन कि कितना कार्य करना पड़ा भाई एकांक आवेश को पूरे परपथ में घुमाने में, उसका मापन पोटेंशियोमीटर करता है। पोटेंशियल नहीं, लोग कहते हैं तुम्हारी कितनी पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता। तो ये एकांक आवेश को घुमाने में, पूरे परपथ में घुमाने में कितनी क्षमता देनी पड़ती है, तो उसको विद्युत वाहक बल कहते हैं। बल, उस क्षमता को बल कहते हैं। तो बल का मात्रक पोटेंशियोमीटर ये होता है। यानी कि तुम ऐसे भी कह सकते हो कि तुम्हारे अंदर का पोटेंशियल हम नापेंगे पोटेंशियोमीटर से, और पोटेंशियल क्या है, विद्युत वाहक बल, ऐसे समझ लो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये है पायरोमीटर। पायरोमीटर की क्या विशेषता है, इसकी ये विशेषता है ये ताप मापता है। सबसे पहली बात कि ये ताप मापता है, और ये ऐसा यंत्र है कि जिसका ताप मापना है उस चीज को इसके पास लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये चाहे कितनी दूर चीज हो, लेकिन पायरोमीटर उसका ताप नाप देगा। इसका नाम हिंदी में एक और नाम है, ये तो इंग्लिश से बना है पायरोमीटर। इसको विकिरण तापमापी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विकिरण तापमापी। तापमापी क्या होता है, संपूर्ण विकिरण तापमापी या विकिरण तापमापी भी कहते हैं। ये थर्मामीटर है, ये रिमोट सेंसिंग विकिरण थर्मामीटर है, मतलब ताप नापता है। लेकिन ये उच्च ताप नापता, कितने उच्च, 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ऊंचे ताप हो तो ये ज्यादा अच्छे से नापता है। 800 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप, इसी के द्वारा तो सूर्य आदि का ताप नापा जाता, सूर्य तारों का ताप इसी के द्वारा। कहे इसके लिए इसको सूर्य के पास ले जाने की जरूरत नहीं होती। सूर्य से जो विकिरण आ रहा है, जो ऊष्मा और प्रकाश आ रहा है, उसको ये ऑब्जर्व करके बता देता है कि सूर्य के अंदर कितना टेम्परेचर
होगा, किस जगह का कितना टेम्परेचर होगा। ठीक है, पूरी इसकी एक कार्यविधि है। फिलहाल आपको इतना समझना है कि पायरोमीटर क्या करता है। इसका नाम है पहले पायरोमीटर, इसका हिंदी में और कहते हैं विकिरण तापमापी या संपूर्ण विकिरण तापमापी। इसका काम क्या है, ये उच्च ताप नापता है। क्या करता है, उच्च ताप नापता है, और ऐसी वस्तुओं के भी ताप नापता है जो इसके संपर्क में ना हो, छुआई ना जाए, टच ना करी जाए, दूर ही सही है, उनके विकिरण को कवर करके ताप को नाप देता है। आगे बात आती है रेडियोमीटर। रेडियोमीटर क्या होता है, ये विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन, कोई चीज कितना विकिरण उत्सर्जित करे, जैसे सूर्य है वो ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता, निकालता रहता है। जैसे कोई हीटर है आपका, हीटर, विद्युत हीटर, तो हीटर में क्या है, ऊष्मा भी निकलती, कुछ प्रकाश भी निकलता। तो ये जो विकिरण स्रोत हैं जिनसे विकिरण निकलता है, तो उनका कितना विकिरण निकल रहा है प्रति सेकंड, तो इसको नापने के लिए रेडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विकिरण आगे हमने अभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों में बताया था, लघु रेडियो और दीर्घ रेडियो। तो वो तरंगों के हिसाब से इसका नाम रेडियो रखा गया, क्योंकि ये रेडियो तरंगों को कैप्चर करता है, इसलिए इसका नाम रेडियो रखा गया है। ठीक है, रेडियोमीटर ये बना हुआ है। इसके बाद आ जाओ सेलिनोमीटर। सेलिनोमीटर से क्या नापा जाता है, इससे किसी विलयन की लवणता नापी जाती, लवणता की, उसमें कितने लवण है, कितना % उसमें लवण है, उसकी सांद्रता कितनी है, लवणता कितनी है। तो जैसे मृत सागर है, तुमने सुना होगा कि मृत सागर की लवणता बहुत, ठीक है, ये फला सागर है, इसकी लवणता ज्यादा है, इसकी लवणता कम है। यानी कि उस विलयन में कितनी अशुद्धि है, कितनी, अब अलग अलग पदार्थों की होती, किसी में सोडियम फास्फेट वगैरह, किसी में कैल्शियम, किसी में कुछ भी, किसी में कुछ भी, तो उसमें कुल मिला के उस विलयन में, उस विलयन के अलावा दूसरे प्रकार के तत्व कितने घुले हैं, तो वो लवणता नापने के लिए कौन सा, लवणता को इंग्लिश में कहते हैं सैलिनिटी। सैलिनिटी, सैलिनिटी के लिए सैलिनोमीटर, सैलिनिटी तो सैलिनोमीटर, लवणता को क्या कहते हैं, सैलिनिटी तो सैलिनोमीटर। ये देखो ये ऐसा है। ठीक है, इससे लवणता नापी जाती है। आगे बढ़ते हैं, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। इससे यह पता चलता है कि भूकंप जो आया है किसी जगह पर या आने वाला है, तो ये कितना हाई है, इंटेंसिटी इसकी कितनी है। तो भूकंप की तीव्रता तुमने पढ़ा होगा कि फला जगह पे 7.3 का, फला जगह पे 6.4 का, फला जगह पे इतनी तीव्रता का भूकंप आया। तो भूकंप की तीव्रता नापने के लिए सिस्मोग्राफ, ये देखो सिस्मोग्राफ ये बना हुआ, इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे ये बता ही चुके थे स्पीडोमीटर। इसके बाद आते हैं इस फेरोमीटर। इस फेरोमीटर का काम क्या है, ये ऐसे जो वक्री चीजें होती हैं, झुकावदार, जैसे लेंस होते हैं, दर्पण होते हैं, ये ऐसे झुकावदार होते हैं, ऐसे लेंस झुके होते हैं, हैं? ये देखो उत्तल लेंस ऐसे होता है, जैसे ऐसे, अवतल लेंस ऐसे होते हैं, ऐसे। ठीक है, दर्पण ऐसे, ये उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, ये ऐसे इधर कर दिया, ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, तो लेंस और गोली दर्पणों की वक्रता त्रिज्या, यानी कि उनका झुकाव, ये इसकी रेडियस, इसको पूरा सर्किल बनाया जाए तो जो रेडियस बनेगी, इसको इधर सर्किल बनाया जाए, जो रेडियस बनेगी, वो वक्रता त्रिज्या नापने के लिए इस फेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गोली दर्पणों की वक्रता त्रिज्या नापने के लिए, गोली दर्पणों की रेडियस ऑफ कर्वेचर नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग, इस फेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये आओ स्ट्रेबोस्कोप।
स्ट्रेबोस्कोप किसी चीज की आवृत्ति नापने के लिए। स्ट्रेबोस्कोप किसी की आवृत्ति, आवृत्ति जानते हो, जब कोई घटना बार बार होती है तो एक सेकंड में वो कितने बार हो रही है, 60 बार, 30 बार, 50 बार, तो उसकी फ्रीक्वेंसी नापने के लिए ये स्ट्रेबोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका? स्ट्रेबोस्कोप। ठीक है। नेक्स्ट, टैकोमीटर। टैकोमीटर से क्या होता है, ये हवाई जहाज हो चाहे पानी के अंदर चलने वाली मोटर बोट हो, दोनों की गति टैकोस्कोप से नापी जाती है। सॉरी टैकोमीटर से नापी जाती है। किससे? चाहे हवाई जहाज हो चाहे पानी के अंदर चलने वाली मोटर बोट हो, दोनों की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये आ गया आपका अंतरिक्ष में दूर की वस्तुएं देखने के लिए टेलीस्कोप। टेलीस्कोप अंतरिक्ष में दूर की वस्तुएं देखने के लिए कौन सा? टेलीस्कोप। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। आगे आता थर्मामीटर। ये तो तुम जानते ही हो, कभी फीवर आ जाए तो हम किसका प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर। ऐसा भी होता है, अब इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर भी चलने लगे हैं, वे टीटी करने लगते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें देखना पड़ता है कि कहाँ तक पारा चढ़ गया। तो ताप मापने के लिए किसका? थर्मामीटर का, जानते ही होंगे। आगे आ जाओ, थर्मोस्टेट। इसका काम क्या है? ये ताप को मापता नहीं है, ताप को नियंत्रित रखता है। एसी में, गीजर में, ठीक है, और इनमें तुम्हारे रूम हीटर में, इनमें यही थर्मोस्टेट लगा होता है, जो ये देखता रहता है कि कितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर बनाए रखता है, ना ज्यादा होने देता है ना कम होने देता है। कम होता है तो उसको चालू रखता है और बराबर कर देता है। जैसे एसी है, एसी को अभी यदि गर्मी है यहाँ, तो ये क्या करेगा? थर्मोस्टेट, तो ये क्या करेगा कि एसी को ठंडा करने के अभी कूलिंग कराता रहेगा, और जब ये कूल हो गई ज्यादा तो फिर ये वहीं कंट्रोल कर लेगा, अब ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। कम है तो उसको खींचेगा कि कूलिंग और ऐसे हीटर में उल्टा काम, जैसे ज्यादा हीट कर गया तो रोक देता है, इससे ज्यादा नहीं। कम हीट है तो हीट करते। तो ये ताप को कुल मिला के नियंत्रण करने का काम करता है, ताप को नापता नहीं। ताप नापने के लिए थर्मामीटर है, ये ताप को नियंत्रित करने के काम में आता है थर्मोस्टेट। ठीक है, ये लगा है, ये सब में लगा होता है, एसी में, हीटर में, इनमें लगा होता है, ये थर्मोस्टेट है। अब उसमें देखो, उसमें आता रहता है 17, 16 ऐसे चलता है, तो ये है थर्मोस्टेट। अच्छा, विस्कोमीटर। विस्कोमीटर से तरल पदार्थों की श्यानता नापी जाती है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। अब पहले बच्चे ये सोचें कि ये श्यानता वर्ड ही हम पहली बार सुन रहे, श्यानता होता क्या है? तो देखो ऐसा होता है कि जैसे कोई लिक्विड है, तो लिक्विड आप जानते हो कोई भी द्रव है वो परतों के रूप में चलता है। द्रव कभी ऐसे नहीं चलता कि पूरा एक साथ चले। आपने नाली वाली में पानी आते हुए देखा होगा, तो उसमें पहले थोड़ा पानी आएगा, फिर उसके ऊपर पानी आएगा, फिर उसके ऊपर और पानी, फिर वहां पे वो परत मोटी हो जाएगी आगे, लेकिन पतला रहेगा। ठीक है, उसके ऊपर तो कहने का मतलब परतों के रूप में चलता, ऐसे ऐसे, ये परत यहाँ आई, दूसरी यहाँ गई, तीसरी इसके ऊपर, फिर ऐसे ऐसे चलता परतों के रूप में। तो एक परत और दूसरे परत के बीच जो बल लगता है, रुकावट वाला जो बल लगता है, उस बल को हम श्यान बल कहते हैं। और तरलों के इस गुण को हम श्यानता कहते हैं। तरलों के इस गुण को हम क्या कहते हैं?